नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार के बारे में। दरअसल अगर हम पुरानी बात करें तो लगभग एक हफ्ते पहले 8-9 अप्रैल की बात है, जब भारतीय बाजार बिल्कुल औंधे मुँह गिरा था और लगभग उसमें भारतीय निवेशकों के 15 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए का नुकसान उनको होता। ये तो हम नहीं कहें कि डूबा था, लेकिन शेयर बाजार की जो गिरावट थी उसमें भारतीय निवेशकों को 15 लाख रुपए का उस दिन नुकसान हुआ था। अब व्यापार में नफ़ा नुकसान उसके हिस्से हैं, जैसे कहते हैं ना, पार्ट ऑफ लाइफ भी है और पार्ट ऑफ बिजनेस भी है। तो उस लिहाज से फिगर था 15 लाख करोड़ के घाटे का। आज की हम बात करें तो रिकवरी बहुत तगड़ी हुई है पिछले, अगर हम एक हफ्ते की बात करें, 9 तारीख से ही हम कहें, 8 तारीख के बाद से रिकवरी शुरू हुई थी। 11 अप्रैल को मार्केट में थोड़ी सी और ताकत आई और उसके बाद जिस ढंग से भारतीय निवेशकों ने पैसा बाजार में डाला, यानी शेयर बाजार में पैसे डाले, खरीदना शुरू किया, उसके बाद से मार्केट सुधरा। जबकि आमतौर से होता यह था कि विदेशी निवेशक जब बाजार में बिकवाली करते थे तब बाजार नीचे आता था, चाहे फिर देशी निवेशक कितना भी पैसा लगाएं। पिछले 1-1.5 साल 2 साल की हम बात करें तो भारतीय शेयर बाजार के नेचर में एक ज़बरदस्त बदलाव आया है। दुनिया भर के शेयर बाजार नीचे गिरते हैं, लेकिन भारतीय शेयर बाजार कई बार ऊपर जाता है, क्योंकि जो देशी निवेशक हैं, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं, वो बाजार में पैसा दिल खोल के लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के जो निवेशक हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उनको एक मूल मंत्र दे दिया है, जब बाजार नीचे आए तो आप खरीदिए। तो एक तरह से भारतीय निवेशक इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कब बाजार नीचे आए। वो डरते नहीं है कि बाजार नीचे आया तो इतने लाख करोड़ डूब गए। वो जैसे ही देखते हैं कि बाजार नीचे आया तो उधार लेकर, एफडी तोड़कर मार्केट में पैसा लगाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि 2-4 दिन 8 दिन के बाद बाजार फिर से ऊपर आता है। तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आज हम कह सकते हैं कि निफ्टी के 50 शेयरों में से 49 यानी 49 शेयर ग्रीन लाइन पर चल रहे थे, यानी मुनाफे में थे, उन पर बढ़त थी और भारतीय शेयर बाजार फिर एक बार झूमा था। आज इसी पर विस्तार से चर्चा। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेयर विशेषज्ञ, हमारे मार्केट के एक्सपर्ट श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे आदित्य जैन मनिया जी, शेयर बाजार के जानकार हैं। और स्टूडियो में बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश। चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र जी आपके साथ। ये जो सारा मामला है, कहते हैं कि शेयर बाजार भी सट्टे की तरह है और उसमें जो ट्रेडिंग करते हैं वो अक्सर रिस्क की जोन में रहते हैं कि आपने मार्केट में सुबह शेयर खरीदे और आपको शाम तक बेचना है, तो वो नफ़े नुकसान में सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में वही रहते हैं। लेकिन जो निवेशक कह सकते हैं कि दीर्घकालीन निवेश कर रहा है या मध्यकालीन निवेश कर रहा है, वो तो गिरते बाजार में खरीदने के बाद अपने 3 महीने की चादर तान के सो जाइए आप। फिर 3 महीने बाद आप देखिए, 6 महीने बाद देखिए कि बाजार के क्या हाल है। रोज़ का ब्लड प्रेशर ना तो उनको ऊपर करना है ना नीचे करना है, लेकिन जो रोज़ के बाजार में डेली ट्रेडिंग करते हैं उनको ज़रूर दिक्कत होती है। आपकी राय, जिस ढंग से भारतीय शेयर बाजार का मूड है, जिस ढंग से भारतीय निवेशक एग्रेसिवली खरीदारी जब करते हैं मार्केट गिरने के बाद बगैर किसी के डरे, आपको लगता है कि चाहे अमेरिका में टैरिफ प्लान डोनाल्ड ट्रंप कितने भी लगा दें, भारतीय बाजार एक दिन झटके खाता है और दूसरे दिन वो बाउंस बैक करता है? क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी? राघवेंद्र जी, एक चीज बोलूंगा, जो व्यक्ति गिरने से डरता है वो उड़ने का साहस कभी नहीं कर सकता। वाह, आपने तो वो शेर याद दिला दिया कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। वो बहुत सही बात। तो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले जी। इसी प्रोग्राम में अभी हमने 4 दिन पहले हम लोगों ने इसी प्रोग्राम में बैठ के और डिस्कस किया था कि हमारी स्थिति ग्लोबल मार्केट में किसी भी मार्केट से कंपेयर करें तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। उस दिन गिरावट के समय हम लोग डिस्कस कर रहे थे, गिरावट के समय हम सबसे कम गिरने वाले ग्लोबल मार्केट में से एक थे और ये हमारी स्ट्रेंथ को दिखाता है। देखिए, स्टॉक मार्केट कभी भी 2 चीजों पे चलता है, एक सेंटीमेंट होता है और दूसरा फंडामेंटल होता है। सेंटीमेंट जो होता है एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर सेंटीमेंट को बहुत शुद्ध देसी भाषा में बोले तो एक भेड़ चाल बोल सकते हैं कि मतलब कोई उसमें ना फंडा है ना कोई मेंटल है, उसमें सिर्फ एक भेड़ चाल दिखती है, बाय बाय बाय, लोग खरीदो खरीदो खरीदो, दूसरा बोलेगा अगर बेचो बेचो बेचो, एक सेंटीमेंट बनता है और लोग उस दिशा में अपना स्टार्ट कर देते हैं अपना रुझान। लेकिन इसका जो सेंटीमेंट है ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन के लिए इसका असर होता है, बहुत क्विक रिएक्ट करता है लेकिन, और इस बहुत स्थायित्व तो इसका नहीं होता, महीने 2 महीने में चीजें ठीक हो जाती हैं।
लेकिन जो फंडामेंटल है वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीज है और उसका असर काफी दिनों तक रहता है। और चाहे स्टॉक हो, कोई कंपनी हो या कोई कंट्री हो, अगर उसका फंडामेंटल अच्छा है तो सेंटीमेंट 2 दिन 4 दिन 10 दिन से ज्यादा असर नहीं कर सकता। तो उस दिन भी हमने अपने स्टॉक मार्केट या इंडियन स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल की बात करी थी कि फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है कि अगर हम इतने मार्केट पैनिक में हम सबसे कम गिरावट वाले मार्केट हैं, तो आज दिख रहा है कि बढ़ने के टाइम पे हम सबसे ज्यादा बढ़ने वाले मार्केट में भी एक थे। बिल्कुल। तो ये हमारी एक तरीके से स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसमें एक खास बात और है कि अभी जो दुनिया भर में चल रहा है, एक तरह से ये एक इकोनॉमिक वार है। इसमें अमेरिका के टारगेट पर चीन सबसे ज़्यादा है। हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, लेकिन वो उसके मित्र देश हैं अमेरिका के, तो वो इन पर कितना वो अटैक कर रहा है, कितना, जैसे कई बार कोई शेर जिसे कहते हैं शावक, वो अपने मालिक से लाड़ प्यार से बात करता, तो भी अगर वो ऐसे ही पंजा मारेगा तो उसका गाल उसके हाथ में आ जाएगा। तो अभी एक तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ को अमेरिका लाड़ प्यार कर रहा है, थोड़ा सा उनके साथ खेल रहा है, लेकिन टारगेट पर उसकी चीन है। तो चीन को जिस ढंग से टारगेट कर रहा है, भारत को उतनी ही ज़्यादा फायदे मिलने के संकेत है। अभी की हम बात करें कि 90 दिन का टैरिफ प्लान में उन्होंने जैसे राहत दी है, उसमें चाइना को उन्होंने नहीं बख्शा है। वो जो राहत है 90 दिन की, उसकी वजह से भी भारत के मार्केट तो ऊपर गए हैं, लेकिन इसमें दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो भारत की तरफ रुख भी कर रही हैं कि यहाँ बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं मनिया साहब, आदित्य जैन मनिया जी, जो शेयर मार्केट के विशेषज्ञ हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता फोन लाइन, जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो ये जो शेयर मार्केट में आज मंगल हुआ है, उस मंगल के साथ पिछले दिनों थोड़ा सा अमंगल भी हुआ था, लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने बहुत जल्दी बाउंस बैक किया। और जिस दिन 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, या मार्केट नीचे गया था 15 लाख से, और उसके अगले दिन से ही मार्केट ने एक तरह से तेजी दिखाई, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी है। हालांकि उसमें अमेरिका का जो टैरिफ प्लान है ट्रम्प के, उसकी भी वजह बहुत सारी है, लेकिन इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं, जो देशी इन्वेस्टर है, वो बड़ी ताकत के साथ ऐसे हालातों में जूझता है। इस पर भी आपकी राय? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग अब प्री कोविड स्तर पर आ गए हैं जी। जो प्री टैरिफ ट्रम्प टैरिफ के स्तरों पर आ गए हैं। और अब टैरिफ का जो भूत है वो थोड़ा थोड़ा उतरता नजर आ रहा है हमको। हालांकि यूएस और चीन में आपने बताया कि वो अभी टैरिफ युद्ध चल भी रहा है, लेकिन हम घरेलू स्तर पर बात करें तो आज बाजार ने काफी लंबी गैप अप ओपनिंग दी है। और हम देखें कि ऑटो, कैपिटल गुड्स, उसके बाद अपन हेल्थ केयर, मेटल, और उसके साथ साथ मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी और बैंक, ये सब लगभग 2 से 3% बढ़े हैं। इसका ये मायने कि जो मंदरिया ग्रुप इस टैरिफ प्लान को लेकर मत्ती कर गया था, उसने भी आज शार्ट कवरिंग करी। और घरेलू जो इन्वेस्टर थे, छोटे निवेशक, उन्होंने भी वैल्यू बाइंग करी है। वैल्यू बाइंग उन्होंने भी करी है और कारपोरेट स्तर पर भी हुई है। तभी हमने देखा कि बाजार आज बहुत लंबा गैप लगाकर लगभग 1577 पॉइंट वो बढ़ा है और 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है। आज की खास बात यह है कि आज DII ने बिकवाली करी है, घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, और लगभग 6000 करोड़ की खरीदारी FII ने करी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। और इन सब के पीछे जो एक बड़ा कारण है राघवन जी, वो है हमारे यहाँ 146 करोड़ की जनता। आज पूरी दुनिया को दिख रहा है कि कंजम्पशन स्टोरी केवल और केवल इंडिया में ही है। यही कारण है कि सबसे पहले एप्पल आया, अब दुनिया की दूसरी कंपनियां भी आ रही हैं। रहा सवाल हमारे एक्सपोर्ट का, तो हमारा एक्सपोर्ट हमारी GDP के मुकाबले बहुत कम है और टैरिफ का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका को हमसे रिश्ते अच्छे रखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर बहुत कम टैरिफ लगाया। और बाजार की बात करें तो हमने पिछले 32 साल में ये देखा है कि बाजार चाहे 1992 हो, 1996 हो, 2000 हो, 2000 के बाद 9/11 हो, यूक्रेन युद्ध हो, बाजार ने 6 महीने के अंदर तेजी से रिकवरी ली है। और जब बाजार रिकवरी लेता है तो प्री स्तरों को भी क्रॉस कर जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी इस साल हम पिछले स्तर को तोड़ देंगे, लेकिन हाँ, हम कंफर्ट स्थिति में जरूर हैं। बिल्कुल कंफर्ट स्थिति में और कमांडिंग पोजीशन में है भारतीय बाजार। इसमें बहुत ही जो निवेशक है विदेशी, उनके लिए भी
एक तरह से बहुत बड़ा लाभ का क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि दुनिया भर में गिरावट, लेकिन भारतीय बाजार में लोगों की बल्ले बल्ले हो रही। खासतौर से इन्वेस्टर्स की बात करें, और जो प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो भी तो उनके लिए फायदे की चीज़ है। भले ही प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट नीचे जाता है, उस नीचे जाते हुए मार्केट में। एक बात और बताना चाहता हूँ जी कि FII की जो होल्डिंग है केवल 15% बची हुई है। जी तो कुछ भी हो रहा है, हिंदुस्तान में उनको निवेश करना भी जरूरी है, इसलिए वो लोग जो है फुल फ्लैश रूप से आने वाले 2-3 महीनों में उतरेंगे। बिल्कुल। अब मैं चर्चा करूंगा योगीराज योगेश जी से। योगीराज जी, ये तो हुआ आर्थिक युद्ध, लेकिन सबसे खास बात है कि इस पूरे आर्थिक युद्ध में पॉलिटिकल जो सीन है, लोग कहते हैं कि जिस ढंग से टैरिफ प्लान वो कर रहा है ट्रम्प की हम बात करें, और उसमें भारत बड़ा साइलेंट है। हमें लगता है कि ये जो डिप्लोमेसी थी इंडियन की, कि चुप रहकर इस पूरे तूफान को गुजर जाने दो। और जैसे कनाडा ने भी कहा कि जितना अमेरिका टैक्स लगाएगा उतना हम लगाएंगे, जर्मनी ने भी यही कहा। कई लोगों ने तो कहा कि अब इससे दोस्ती अमेरिका से हमारी खत्म हो रही, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के उनके मित्र राष्ट्र हैं। चीन ने कहा कि वो जितना लगाएंगे हम भी उतनी लगाएंगे। कल चीन ने कहा कि शेर के गले में जिसने घंटी बांधी वो घंटी खुद ही खोले। इस पूरी जो एक तरह से वाक युद्ध हुआ, टैरिफ का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत की जो पॉलिसी थी उसको पूरी दुनिया सराह रही है। मुझे खासतौर से बड़ा अच्छा लगा कि हिंदुस्तान ने बिना कुछ बात किए अपनी उन चीज़ों पर नेगोशिएशन किया जहां भारत को चुपचाप से लाभ मिल सकता है, और उसकी वजह से अमेरिका की नज़रों में मुझे लगता है कि भारतीय जो डिप्लोमेट्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी भी इज्जत बड़ी होगी, क्योंकि भारत ने खुलकर उसकी ना तो बेइज्जती की, ना तू मम्मी की बात की। उन्होंने टेबल पर आकर बात करने की एक तरह से संकेत दिए, और सितंबर अक्टूबर तक इसके लाभ हमको दिखना भी शुरू हो जाएंगे। ये जो टैरिफ वार है ये अपनी जगह, लेकिन भारत इसमें लगता है कि बहुत बड़े लाभ की भूमिका में है। आप राघवेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कई बार आप ये देखिए कि 100 शब्द कहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती चुप्पी। आप कई मौके पर आपका शांत रहना, चुप रहना ही आपके लिए फ़ायदे का सौदा होता है, और ये एक बार फिर भारत ने साबित किया। और ये केवल चुप नहीं रहा, बल्कि ये साइलेंट अटैक रहा कि हम चुप भी रहे, और जहाँ हमारा हित था वहाँ हम मुखर भी हुए। दो मैसेज दिए कि अगर आपने हम पर अटैक किया तो हम इतने ताकतवर है कि आपके इस आक्रमण से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और जिन पर फर्क पड़ा वो लोग तिल मिला गए और वो शोर मचाने लगे। तो दो चीज़ें, भारत की जो आर्थिक स्थिति है मजबूत है, इसलिए भारत उसको झेलने की स्थिति में है। ट्रंप तो कहते भी कि भारत के पास बहुत पैसा है, जब भारत के पास पैसा बहुत है तो हमको टैक्स दे वो, ये ट्रंप कहते हैं इस बात को। जी, ट्रंप एक बात और बोलते हैं कि भारत जो है, मोदी जो है वो बड़े टफ नेगोशिएटर हैं, मतलब वो आसानी से बात मानते नहीं है जी। और ये बात ट्रंप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। और आप ये देखिए कि कभी कभी सामने वाले ने यदि आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है और यदि आप खामोश हो जाएं तो वही उसका प्रत्युत्तर होता है। बिल्कुल, ये टैरिफ वार में उलझा ही नहीं भारत, इस चक्कर में नहीं पड़ा। और डेफिनेटली यदि आप बाहर प्रतिवार करते तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा बात आगे और बढ़ती, और हो सकता है कि इन चीन और अदर कंट्रीज़ की रेस में भारत पे भी थोड़े इम्पोज करे, कुछ ड्यूटी इम्पोज कर दे, लेकिन भारत ने वो मौका ही नहीं दिया। और मौका नहीं दिया बल्कि अपने प्रयासों से उसने ये साबित कर दिया कि ऐसे टैरिफ वेरिफ का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता। बिल्कुल। और ये शेयर बाजार की बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि ये सब आपके यहाँ चलते होंगे, और दुनिया में भारत अब कमांडिंग पोजीशन में। ये केवल पॉलिटिकल सीनियरिटी की बात नहीं है, ये इकोनॉमिक फोरम पे भी आज जो देश की जो प्रोग्रेस है उसको देखकर दुनिया अचंभित है। दुनिया की सारी इकोनॉमी डूब रही है और भारत बढ़ रहा है। तो क्या कारण है, क्या पॉलिसीज भारत ने अपनाई है, इस बात को लेकर लोग विश्लेषण कर रहे हैं विदेशों में। बिल्कुल। तो ये जो बड़े डेवलप कंट्री हैं उनको ये बहुत आसानी से समझ आ गया है, और भारत पर नजर रखते हैं वो लोग। बिल्कुल कि इन महत्वपूर्ण मौके पर भारत का स्टेप क्या रहता है। दुनिया जब युद्ध की तरफ जा रही थी तब मोदी ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं, और उनकी इस बात को पूरी दुनिया ने सराहा। तो ऐसे खास बात है कि जो देश लड़ रहे हैं दोनों कह रहे हैं कि भारत ठीक बात कर रहा है। नहीं, वो दोनों उम्मीद कर रहे हैं भारत से कि हमसे समझौता यही करा सकता है। तो वो करे ना करें, लेकिन भारत की बात को लोग सुन रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि जब कंप्यूटर की बात आई थी, पुरानी बात है, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, सुपर कंप्यूटर देने से अमेरिका ने भारत को मना किया था। तब भारतीयों ने फिर सुपर कंप्यूटर ईजाद किया और ये कहा कि हम आपके भरोसे नहीं हैं। इसके बाद एक और घटना हुई थी कि रूस भारत को क्रायोजेनिक इंजन दे रहा था और अमेरिका ने दबाव बनाकर वो इंजन देने से भारत को मना करवा दिया था। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने फिर खुद ही क्रायोजेनिक इंजन ईजाद किया। अगर अभी की हम बात करें
भारत के तेजस में जो फाइटर प्लेन है उसके लिए अमेरिका की एक कंपनी से इंजन लेना था। 4-5 साल से वो उसको लेट लतीफ़ी से पूरा प्रोजेक्ट ही लेट हो गया था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कावेरी इंजन ईजाद किया जो उस तेजस में लगेगा। और उसी तरह से इस पूरे टैरिफ वार की हम बात करें तो इंडियन डिप्लोमेट्स ने, मोदी सरकार की पॉलिसी ने, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने जो कुछ इस पर काम किया है वो काबिल तारीफ है। हालांकि हम इसके बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन जितनी हमको जानकारी है इस पूरे संकट के समय में, जब दुनिया में संकट पैदा किया था धर्मेंद्र जी, लोग कहते हैं कि अमेरिका कई बार दुनिया को हिलाता है, और इस बार ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद 2-3 महीने के भीतर ही दुनिया में इतने ज़्यादा बवाल पैदा कर दिए थे कि उसने कहा कि मैं राष्ट्रपति बना तो 24 घंटे में यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म हो जाएगा। हमास से कहा कि इतने हमले किए जाएंगे कि तुम्हारा पता नहीं चलेगा। ईरान से कहा कि अगर आपने ये परमाणु संधि पर काम नहीं किया तो बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस पूरी उठापटक और बयानबाजी के बीच भारत बड़ा कूल दिखा, साइलेंट रहा, और उसने सारे झंझावातों को बहुत तरीके से फेस करके आगे निकल गया। इसी की वजह से शेयर मार्केट हमें लगता है कि दिन ब दिन ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। उसमें इंडियन निवेशक जो है, भारतीय इन्वेस्टर्स, उनकी भूमिका तो केंद्र में सबसे ज़्यादा, वही इस पर अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आपकी राय? बिल्कुल, देखिए इस बीच पूरे घटनाक्रम में जो एक चीज़ हुई है कि हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कंटिन्यू पैसा इन्वेस्ट करना जारी रखा, और वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है। और इसको हमने बार बार जिक्र किया है कि मार्केट में उतार चढ़ाव या घटना बढ़ना एक पार्ट ऑफ एक्टिविटी, जैसा आपने कहा कि ये पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को इन सब चीज़ों को समझना होगा। अगर आप छोटी छोटी गिरावटों में या छोटी छोटी बातों में पैनिक हो जाते हैं, किसी दूसरे का देख के आप भी स्टॉक सेल करना शुरू कर देते हैं, पोर्टफोलियो बेचना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप आज जैसी तेजी का मजा नहीं ले पाते। बिल्कुल राइट। उस दिन भी हम यही समझा रहे थे कि ये पार्ट ऑफ एक्टिविटीज है, आप छोटा छोटा ही सही इन्वेस्टेड रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए एसआईपी के माध्यम से, या आपके पार्टली जो इन्वेस्टमेंट है उसके माध्यम से। स्टॉक्स और न्यूज़ पे फोकस रखिए, जैसा कि हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली थी 2 दिन बाद। आरबीआई की पॉलिसी के समय हमने उस दिन डिस्कस किया था कि अगर रेट कट हुए तो रियल एस्टेट कंपनीज पे फोकस होगा। और आज जैसा मार्केट इस चीज का गवाह है कि आज सबसे ज्यादा जो बढ़ने वाले स्टॉक थे दैट इज रियल एस्टेट कंपनी। बिल्कुल राइट। तो इन सब चीजों को एनालिसिस करना होगा, समझना होगा, और समझ कर सोच कर डिसीजन लेना होगा। किसी भी तरीके की भेड़ चाल में नहीं आना होगा, ऐसा पैनिक नहीं मचाना होगा, क्योंकि एक चीज का बिलीव होना चाहिए कि हमारे यहाँ के फंडामेंटल, हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्थिति दूसरी कंट्री से बहुत बेटर है। इस चीज को बिलीव में रख के और हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक चीज और मैं सलाह दूंगा जी कि बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी बैड न्यूज पे बहुत जल्दी दुखी या निराश नहीं होना चाहिए, बैकफुट पे नहीं आना चाहिए, या कोई भी ऐसा जैसे आज मार्केट बढ़ गया तो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे डिसीजन, छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। मार्केट में मौका आए तो, गिरावट मिले तो परचेस करते रहें, प्रॉफिट बुक करते रहें, ये एक्टिविटी जारी रखें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि खतरा टला है, खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, है ना। ऐसी एक्टिविटीज आगे भी देखने के लिए मिलेंगी। इन्वेस्टरों से, निवेशकों से मेरा एक ही अनुरोध है कि इन सब चीजों को सोच समझकर डिसीजन लें और मार्केट में पॉजिटिव बने रहें, मार्केट की एक्टिविटीज का लाभ उठाएं। बिल्कुल, गिरावट आती है तो दुखी ना हो, बल्कि हमने तो पिछली बार की चर्चा में कहा था कि अगर आप कोई पास मकान है तो उसको बेच दीजिए और शेयर मार्केट में लगा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मकान बेचकर लगा दें, यानी इतनी शिद्दत से आप खरीदारी करिए कि अगर कुछ है, क्योंकि इतना नीचे मार्केट, जैसा हमारे साथी बता रहे थे मनिया जी, कि ये जो है प्रो कोविड काल में हम चले गए, उस तरह की मार्केट की स्थिति है। लेकिन सबसे खास बात जो मनिया जी आपने बताया कि जो विदेशी इन्वेस्टर है, निवेशक है, वो सिर्फ 15% बचा मार्केट में, बाकी 85% तो जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। जी, विदेशी निवेशकों का जितनी होल्डिंग थी वो सब खाली हो चुकी है। बिल्कुल। आज एक आज की तेजी में एक और बात थी कि आज रुपया भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। हाँ। और कच्चा तेल जो ब्रेंट क्रूड है वो नीचे चला गया है, और सोना और चांदी सपाट काम कर रहे हैं। तो ये भी तेजी में एक बड़ा कारण था कि वहां से डॉलर जैसे ही कमजोर हुआ और लोगों ने वापिस जो है अपने बाजार में खरीदारी करना चालू की। बिल्कुल, 15 लाख करोड़ के घाटे की बात हमने की थी पिछले हफ्ते की हम बात करें, और अभी आज की हम बात करें तो 10 लाख करोड़ का एक तरह से पैसा बनाया है
हमारे जो निवेशक हैं उन्होंने। लेकिन इसमें एक खास बात और आदित्य जी चल रही है कि सोने को लेकर भी बातचीत है कि सोना जो है इस साल के आखिर तक रिकॉर्ड बनाएगा। हालांकि अभी भी वो लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, लेकिन ये भी संकेत है कि शायद इस साल के आखिर तक 1,30,000 रुपये तोला सोना हो जाए। हम इसको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, लेकिन अगर वो 1 लाख के पार भी जाता है तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। जी, आज मॉर्गन स्टैनली ने घोषणा करी है, उसके एक बड़े कारण है कि डॉलर के अगेंस्ट में एक दुनिया में नई करेंसी ब्रिक्स की जो आ रही है, उसके कारण भी अमेरिका बहुत चिंतित है। और यही कारण है कि दुनिया के जो बड़े दूसरे देश हैं जो डॉलर को बेच के गोल्ड को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अब डॉलर में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। जी, तो ये जो खींच है ट्रम्प साहब की, ये खींच भी जो टैरिफ में वो निकाली है उन्होंने टैरिफ के थ्रू। तो जो सोने की बात है जी। कि सोना आज की तारीख में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया है, इसलिए इंटरनेशनल करेंसी के रूप में उसका चलन भी है और दुनिया के बड़े बड़े देश उसको अपने डॉलर को बेच के सोने को कॉर्नर कर रहे हैं। यही कारण है कि अब सोना और चांदी बरोबर भाव पे आ गया है। जी। और चांदी में जो डिफेंस में है, इसमें डिफेंस में जितनी चांदी का उपयोग हो रहा है, उसी कारण से चांदी के भाव भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जी। कि अभी 1,30,000 होने में लगभग 1 से 1.5 साल का लगभग समय लगेगा। और इसी बीच अगर चाइना और अमेरिका के संबंध खराब हुए तो वो सारा जो दबाव है हमारे ऊपर पड़ेगा और हम उस दबाव में दुनिया में एक बड़े उद्योग के रूप में उभरेंगे और हमारे पास कंजम्पशन में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी तरफ आएंगी और वही हमारा बड़ा ट्रिगर होगा और शेयर बाजार पुनः दीपावली तक एक नया हाई बना सकता है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक दुनिया की बात हम कर रहे हैं, अमेरिका चीन की बात कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को टारगेट किए हुए हैं। अमेरिका ने रडार पर लिया हुआ चीन को, लेकिन हमें लगता नहीं कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसी अभी तक की लगी है कि वो 4 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं। वो सिर्फ अपनी धमक से काम करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा जाता है और हम लोग भी ऐसा समझते हैं कि ट्रंप कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं रहे। उनके पहले कार्यकाल में युद्ध नहीं हुआ और वो कहते हैं कि मैं अगर बनूंगा, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे थे, तो युद्ध खत्म करवा दूंगा। तो वो केवल एक दुनिया के दरोगा की तरह धौंस धपट करके, डंडा फटकार के जो लोग लड़ रहे हैं उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति पर ला रहे हैं। और उसी तरह से लगता है मुझे ये जो टैरिफ वार है वो भी अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर चीन को एक तरह से नकेल डालने की कोशिश हो रही है कि चीन को हम कितना कस सकते हैं, क्योंकि अगला जो खतरा है अमेरिका के लिए वो चीन ही है। आपकी राय? बिल्कुल ठीक बात है सबसे जी। बड़ी बात तो ये है जी, कि आज चीन दुनिया में सबसे सस्ते माल को लेकर उसका होल्डिंग बढ़ती जा रही है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, एशिया के देश हो, चाहे भारत हो, यहाँ अमेरिकन जो प्रोडक्ट है, चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड काफी बढ़ी हुई है, क्योंकि उनके अच्छा सामान भी बनता, खराब सामान भी बनता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कंजम्पशन स्टोरी को देखते हुए हमारे यहाँ भी आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्शन निकालने लगी है। एकदम। और उनकी गारंटी के बदले हमारी गारंटी ज्यादा बेहतर हो रही है ड्यूरेबिलिटी के कारण से। इसलिए हम चीन से भी हम लड़ाई ले सकते हैं। सबसे खास बात है के मामले कि चीन का जो सीपेक की बात हो रही है कि जो जिस ढंग से उसने एक चाइना पाक जो कॉरिडोर बना रहा था, वो भी बलूचिस्तान की वजह से बड़ा इन्वेस्टमेंट था, उसका बड़ा प्रोजेक्ट था, वो खतरे में पड़ गया है, वो लटक गया है। इसके अलावा चीन के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो दुनिया की अस्थिरता को देखकर, आर्थिक उतार चढ़ाव को देखकर वो भी संकट में आ रहे हैं। और सबसे खास बात, चीन ने जितने देशों को कर्ज दिया है वो कर्ज की अदायगी भी उसकी टल रही है और उसके चलते दिख रहा है कि बहुत मजबूत इकोनॉमी है, लेकिन अंदर से चीन बहुत सारे मुद्दों पर खोखला होता जा रहा है। उसी वजह से जो वहाँ के इन्वेस्टर हैं या जो दूसरी कंपनियां हैं वो चीन से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सुरक्षित देशों की तलाश में लग गई है। और उसमें सबसे खास बात है कि भारत उनके लिए एक सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। योगराज जी, आपकी राय? बिल्कुल सही बात है। पूरी दुनिया इस समय भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत का काम स्थायी है और मजबूत है। अभी जैसे चाइनीज प्रोडक्ट की जो बात हो रही है, भले ही चाइनीज प्रोडक्ट पूरी दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता आज भी संदिग्ध है। लोग चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर आज भी तरह तरह की बातें करते हैं। एक जुमला है कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, अगर चाइनीज माल की लोग बात करते हैं। तो यही हाल चाइना का हो गया है खुद का। चाइना को लेकर भी आजकल जो बातें हो रही हैं, ये जो टकराव है अमेरिका चाइना के बीच, और जो पूरी दुनिया की जो कंट्रीज
जो चाइना को लेकर जो थोड़ा सा संदेह जता रही है, उसकी बिल्कुल। वजह ये है क्योंकि चाइना बातें बड़े बड़ी कर रहा है लेकिन उसका ठोस, उसका धरातल, कोई उसका आधार मजबूत नहीं है। बिल्कुल, तो समय की कमी। दरअसल इस समय दो देश ऐसे हैं, अमेरिका और चाइना, और दोनों के लीडर ऐसे हैं जो सिर्फ धौंस दपट से काम करते हैं, लड़ते भिड़ते नहीं है। चाइना ने भी किसी से अभी तक युद्ध नहीं लड़ा है और ट्रंप ने भी अपने कार्यकाल में कभी युद्ध नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों एक चालाक पॉलिटिशियन है जो अपने अपने देश के हितों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों चालाकों के बीच में भारतीय जो सरकार है, जो डिप्लोमेसी है, वो अपना रंग दिखा रही है और फायदा उठा रही है। एक जो पुरानी शब्द वो जुमला चला है कि आपदा में अवसर ढूंढना, तो वो भारत इसमें भी ढूंढ रहा है। तो चूंकि समय की कमी है, मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। मन्या जी आपका बहुत साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद, और धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।